Jai Hind everyone and welcome you all to the online class of Shri Ram Public School. Once again, I am your subject teacher Babita Pandey. Welcome you in this online method of study. So, हमारा chapter 2 we had started in our last class, the chapter 2 which is constitutional design. यानी कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग कैसे हुई थी. लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो थे वो इस चैप्टर के वो मैंने आपको पहले भी एक्सप्लेन किए थे. व्हाट इज़ कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्टेक्स्ट ऑफ साउथ अफ्रीका के एग्जांपल से लेकर हमने शुरू किया था. वहाँ के सिचुएशन को देखते हुए ये चैप्टर शुरू किया था. एंड आफ्टर दैट नीड फॉर द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्या ज़रूरत है हमें संविधान की. एंड द नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. ओके, आज हम मेनली इसी टॉपिक को डिस्कस करेंगे. एंड आज हमारा ये टॉपिक और यही दो टॉपिक सेंटर फोकस में रहेंगे आज की क्लास के. इसके अलावा ये दो टॉपिक्स को हमने अपनी लास्ट क्लास में ही ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. सो वी विल हैव अ क्विक रिव्यू फॉर दैट. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now, what is constitution? Constitution, as you all must be knowing, it is a set of rules to be followed by citizen and government of a country. Both is called constitution. यानी constitution वो set of rules है जो कि उस देश के लोगों और सरकार दोनों के थ्रू फॉलो किया जाए. ऐसे रूल्स और रेगुलेशंस का सेट जो है कॉन्स्टिट्यूशन कहलाता है. अब साउथ अफ्रीका का एग्जांपल हमने देखा था कि वहाँ पर भी ब्रिटिश कॉलोनिज्म था और ब्रिटिश कॉलोनिज्म को जब ख़त्म किया गया था तो उसके बाद वहाँ के जो फ्रीडम फाइटर्स थे वो लोगों ने फ्रीडम तो पाई, सरकार बनाने की कोशिश तो की, लेकिन वहाँ पर एक सिचुएशन ये आई कि ब्रिटिशर्स वहाँ पर रुक गए थे, अपना देश मानने लगे थे उसको और वहाँ पर स्टे कर लिया था उन्होंने. लेटर ऑन व्हाट हैपेंड कि ये चीज़ जो है फिर आगे जो अपार्थाइड सिस्टम था इसको अपोजिट करने में वो हुई, जहाँ पर ब्लैक्स और वाइट्स के बीच में डिस्क्रिमिनेशन होता था, बहुत ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन. पहले ब्लैक्स को एक्सप्लॉइट किया जाता था, लेटर ऑन वाइट्स के साथ में वो टॉर्चरिंग पॉलिसी अपनाई जाने लगी. ठीक है, एक नेता हुए यहाँ पर नेल्सन मंडेला, जिन्होंने पहले फ्रीडम के लिए स्ट्रगल किया था और बाद में ब्रिटिशर्स या वो इंग्लिश पीपल जो कि साउथ अफ्रीका को अपनी कंट्री मानकर रह गए थे वहाँ पर, उन लोगों के लिए भी उन्होंने फिर स्ट्रगल किया. उनके राइट्स को प्रोटेक्ट करने का काम भी उन्होंने किया. उन्होंने अपने ही देश के लोगों को ये समझाने का काम किया कि नहीं, हाँ, चाहे वो कहीं से भी आए हों, लेकिन जो लोग भी हमारे देश में रह रहे हैं, हमारे देश को अपना मान रहे हैं, वो सभी लोग हमारे लिए अपने हैं एंड वी शुड ट्रीट देम इक्वली. साउथ अफ्रीका में रहने वाले हर सिटीज़न को इक्वालिटी का राइट मिलना चाहिए. तो ये था हमारा साउथ अफ्रीका का एग्जाम्पल. और इस स्ट्रगल के बाद में साउथ अफ्रीका को ने वर्ल्ड को एक बहुत ही अच्छा, हाँ, सिंपल और एक बहुत ही ज़्यादा इंटीग्रेटेड काइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन वर्ल्ड के सामने, डेमोक्रेसीज़ के सामने एग्जाम्पल के तौर पर सेट करके दिया. ठीक है, अब बात आ जाती है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. हाँ, हमें का मतलब किसी भी डेमोक्रेटिक कंट्री को कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों है. तो हम साउथ अफ्रीका के ही एग्जाम्पल से स्टार्टअप करते हैं कि उन्हें कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत क्यों पड़ी. देखो, जब दो कम्युनिटीज़ एक देश में रह रही थी, दोनों को एक दूसरे से डर था कि पहले डर जो था वहाँ के नेटिव लोगों को, साउथ अफ्रीका के नेटिव लोगों को ये लगता था कि फ्रीडम हमें नहीं मिलेगी थी. व्हेन दे गॉट द फ्रीडम देन दे वर इनसिक्योर अबाउट देयर राइट्स. और उन्हें ब्रिटिश लोग जो वहाँ पर रुक गए थे उनसे ये इनसिक्योरिटी होती थी कि इन फ्यूचर दे कैन बिट्रे देम एंड दे कैन कम इन पावर अगेन. और उसके बाद फिर वापस से वही एक्सप्लॉइटेशन शुरू हो जाएगा. ठीक है, इसके अपोजिट जो ब्रिटिशर्स लोग थे, जो कि वहाँ के ब्रिटिशर लोग थे, जिनको कि जो कि वहाँ कॉलोनिज्म के बाद, मतलब कॉलोनिज्म पीरियड एंड होने के बाद में वहाँ रुक गए थे, उन लोगों को ये डर सताता था, उस कम्युनिटी को, उस वाइट कम्युनिटी को ये डर सताता था कि कहीं हमें एक्सप्लॉइट उस तरीके से ना किया जाए, हमारे साथ इतने लंबे कॉलोनिज्म पीरियड में हुए एक्सप्लॉइटेशन का बदला हमसे ना लिया जाए. ठीक है, हम यहाँ पर विक्टिम ना बन जाए, हमें भी इक्वल राइट्स यहाँ के सिटीजन्स के बराबर मिले. ये उनकी डिमांड थी. इन दोनों डिमांड को या इन दोनों ही कम्युनिटीज़ को सिक्योर कैसे किया जा सकता था. दोनों के मन में अपनी अपनी इनसिक्योरिटी थी.
उसको सिक्योर कैसे किया जा सकता था? बाय द मेकिंग ऑफ सच काइंड ऑफ रूल्स, जहाँ पर कि हम ऐसे रूल्स बना दें कि दोनों ही कम्युनिटीज़ के लिए इक्वालिटी जो है वो पॉसिबल हो सके, और इक्वालिटी के साथ में उन्हें ये अश्योरेंस मिल सके कि भाई अगर उनके अधिकारों को, उनके राइट्स को किसी ने वॉयलेट करने की कोशिश की, उनको किसी ने एक्सप्लॉइट करने की कोशिश की, तो देयर विल बी समवन या देयर विल बी सम अथॉरिटी जिसमें जाकर वो कंप्लेन कर सकते हैं और अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। एंड दैट इज़ वाई वी नीड कॉन्स्टिट्यूशन। ये सिर्फ साउथ अफ्रीका की ज़रूरत नहीं है, हर एक कम्युनिटी में, इंडिया में भी सेम सिचुएशन थी। यहाँ पर भी फ्रीडम के बाद में बहुत सारी कम्युनिटीज़ थी। हाँ, वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक कंट्री है हम, और हमारे पास जो वर्ल्ड में माने जाने वाले जितने भी धर्म हैं उनमें से 8 जो बड़े मेजर रिलीजन्स हैं, वो 8 रिलीजन हमारे देश में पाए जाते हैं। तो सोचो ज़रा, कम्युनल डाइवर्सिटी के बारे में आप एक बार सोच के देखिए कि कितनी कम्युनल डाइवर्सिटी है। कम्युनल मीन्स कम्युनिटी वाइज डाइवर्सिटी है हमारे देश में। इसके अलावा रीजन बेस, इसके अलावा जोग्राफी बेस्ड डाइवर्सिटीज़ बहुत सारी हैं। ऑल ऑफ़ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट दैट। अब ये डाइवर्सिटीज़ लोगों को इनसिक्योर करती हैं जब बात गवर्नेंस की आ जाती है। क्यों इनसिक्योर करती हैं? क्योंकि इन्हें ये लगता, उन लोगों को यानी अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोगों को ये लगता है कि अगर किसी दूसरी कम्युनिटी की गवर्नमेंट बन जाती है, when they will come in power, then they will try to or they will start to exploit other people या other communities people, और यही इनसिक्योरिटीज़ को अराइज़ करती है आगे लेटर ऑन। अगर उन्हें अश्योरेंस ना मिले कि भाई ये नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा, अगर उन्हें अपने राइट्स को लेकर अश्योरेंस ना मिले, तो आगे यही इंटर कम्युनिटी स्ट्रगल्स का रूप ले लेते हैं, जो कि सिविल वॉर के टर्म में चेंज हो जाती हैं। ठीक, तो इस तरह से इन सब चीज़ों को अवॉइड करना, ये सिविल वॉर की सिचुएशन को अवॉइड करना, कम्युनिटीज़ के बीच में आपस में स्ट्रगल को अवॉइड करना, ये सारी चीज़ों को अवॉइड करने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि हम एक ऐसा सेट ऑफ रूल्स या ऐसा सेट ऑफ लॉ डिसाइड करें, डिज़ाइन करें, जहाँ पर सभी कम्युनिटीज़ के राइट्स को हम सिक्योर कर सकें। एंड दैट इज़ वाई वी नीडेड अ कॉन्स्टिट्यूशन वेयर वी कैन मेंशन ऑल द राइट्स एंड रेगुलेशंस, we can mention all the duties of the citizen as well as the government, okay, and based on which the government has to work, along with that, based on that guidance, the citizens can make them assured of living here freely and equally. तो ये थी हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की ज़रूरत। नाउ कमिंग ऑन द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। Now we will proceed towards today's topic, today's main topic of the class. Why do we need the constitution? ये मैंने एक्सप्लेन करने की कोशिश की और आई होप कि ये समझ में भी आपको आ गया होगा। अब बात आ जाती है कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की मेकिंग किस तरह से हुई थी। सो लेट्स स्टार्ट। यस, सो नेक्स्ट टॉपिक इज़ मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और यहाँ आप देख सकते हो कि साउथ अफ्रीका ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था और सेम पैटर्न पर इंडिया ने भी अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाया था। ठीक है, और बहुत ही डिफ़िकल्ट सिचुएशंस में दोनों ही देशों ने फ्रीडम भी पाई थी और दोनों ही देशों में कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग की प्रोसेस बहुत इजी प्रोसेस नहीं थी। यहाँ पर कम्युनिटीज़ को लेकर बहुत ज़्यादा स्ट्रगल और बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटी की फीलिंग थी। दोनों ही देशों की बात हम कर रहे हैं। ठीक है, द मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन फॉर अ ह्यूज एंड डाइवर्स कंट्री लाइक इंडिया वॉज नॉट एन ईजी अफेयर। क्यों नहीं था? क्योंकि हमें ये याद होना चाहिए, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जब फ्रीडम का टाइम था तो फ्रीडम सिर्फ अकेले हमको नहीं मिली थी, उसके साथ एक और बड़ी घटना हुई थी हमारे देश के साथ, एंड दैट वाज पार्टीशन ऑफ आवर कंट्री, जहाँ पर मुस्लिम्स ने अपने लिए अलग कंट्री की डिमांड तो कर दी थी, लेकिन सभी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग जो थे, मतलब पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के लोग यहाँ इंडिया को छोड़कर पाकिस्तान में शिफ्ट होने के लिए तैयार नहीं थे। ठीक है, तो अब इस कंडीशन में वो अपना देश छोड़कर भी नहीं जाना चाहते थे और साथ में उन्हें ये भी डर लगता था, उन्हें ये भी इनसिक्योरिटी थी कि इफ़ दे विल स्टे इन इंडिया विच इज़ कंसीडर्ड एज द हिंदूज़ पार्ट, तो आगे उनके साथ यानी मुस्लिम्स के साथ क्या होगा, क्या वो सिचुएशंस होंगी, एंड विल दे बी एबल टू सर्वाइव हियर विद फुल ऑफ देयर डिग्निटी।
तो ये सारी चीज़ें उनके मन में डर के तौर पर बैठ गई थी। अब हम देखते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ में डाइवर्ट कैसे हुए हमारे जो लीडर्स थे, ठीक है। ये सारी सिचुएशंस जो पार्टीशन के टाइम की कन्फ्यूजन, कम्युनिटीज़ के बीच में स्ट्रगल, सबको पता है पार्टीशन के साथ में हिंदू और मुस्लिम्स के बीच में कितना बड़ा एक रियॉट्स काइंड ऑफ हुए थे, झगड़े हुए थे और कितनी मैसिव किलिंग हुई थी। उसमें दोनों ही कम्युनिटीज़ के लोगों की कितनी मैसिव किलिंग्स हुई थी, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, इतना सारा डिस्टर्बेंस देश में लेकर और फिर हमारे देश के नेताओं को शांति से बैठकर ये भी डिसाइड करना था कि वो कौन से तरीके होंगे जिनसे हमारा देश आगे शासन करेगा। ओके, तो यहाँ पर लेकिन एक चीज़ है, यहाँ पर साउथ अफ्रीका की तरह उन्हें कोई ऐसा जो है वो नहीं क्रिएट करना था डेमोक्रेटिक इंडिया में, जहाँ पर कि वो किसी को एक्सप्लॉइट करने के बारे में सोचें या फिर किसी के बारे में इस तरह से उन्होंने एक्सप्लॉइटेशन बर्दाश्त किया हो। जैसे इंडिया से बहुत एक्सट्रीम लेवल तक एक्सप्लॉइटेशन साउथ अफ्रीका के लोगों को झेलना पड़ा था। तो यहाँ पर जो था, यहाँ पर हमारा नेशनल मूवमेंट जो था वो मेयरली अ स्ट्रगल अगेंस्ट अ फॉरेन रूल, सिर्फ विदेशी रूल को हमने अपोज़ किया था, लेकिन वहाँ पर तो उन्हें ह्यूमन राइट्स के लिए भी लड़ना पड़ा था। इतनी ज़्यादा दयनीय स्थिति, इतनी ज़्यादा एक कह लो कि मतलब हार्श कंडीशंस में वो लोग जी रहे थे, ठीक है। तो वहाँ का कॉन्स्टिट्यूशन सेटअप करना, इक्वालिटी लाना, फ्रीडम लाना, डिग्निटी मेंटेन करना और सारी कम्युनिटीज़ को इक्वल रिस्पेक्ट मेंटेन करते हुए एक कम्युनल हार्मनी के साथ डेमोक्रेटिक कंट्री बनाना साउथ अफ्रीका को, ये बहुत मुश्किल काम था एज़ कम्पेयर टू इंडिया, ठीक। अब हम आ जाते हैं इंडिया की कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस पर। अब देखो यहाँ पर है, एज फार एज इन 1928 मोतीलाल नेहरू एंड 8 अदर कांग्रेस लीडर्स ड्राफ्टेड अ कॉन्स्टिट्यूशन फॉर इंडिया। 1928 में जब पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के थ्रू की गई थी, तभी से, ठीक है, तभी से नेताओं ने ये भी डिसाइड करना, जब हम कोई चीज़ मांगते हैं तो हम ये भी तो प्लान करना शुरू कर देते हैं कि व्हेन वी विल गेट दैट थिंग, हाउ विल वी मेंटेन दैट थिंग और हाउ विल वी यूटिलाइज दैट। तो इसी तरह से हमारे नेताओं ने जब फुल फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम की डिमांड कांग्रेस के नेताओं ने ब्रिटिशर्स से करनी शुरू कर दी थी, तब से ही उन्होंने इंटरनली अपने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाना भी शुरू कर दिया था। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने 8 अदर कांग्रेस लीडर्स के साथ में एक कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट तैयार किया था। 1931 में कराची सेशन में इंडियन नेशनल कांग्रेस dwelt on how independent India's constitution should look like। 1931 में जो इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, ठीक है, कहाँ हुआ था? कराची में। तो कराची में जब ये अधिवेशन हुआ था तो वहाँ पर सिर्फ यही विचार किया गया था कि हम कंप्लीट फ्रीडम तो मांग रहे हैं, लेकिन कंप्लीट फ्रीडम के बाद हमारा देश का रूलिंग पैटर्न क्या होगा, किस तरह से हमारे देश का शासन चलेगा। ओके, both these documents were committed to the inclusion of universal adult franchisee। और इन दोनों ही जो भी डॉक्यूमेंट्स थे, जो कि 1931 में तैयार हुआ अलॉन्ग विद 1928 का मोतीलाल नेहरू के थ्रू ड्राफ्ट किया हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का एक ड्राफ्ट, ठीक है, ये दोनों ही चीज़ों में एक चीज़ जो म्यूचुअली अंडरस्टैंडेबल थी और जिस पर सब लोग एग्री कर रहे थे, वो ये थी कि भाई यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी दी जाएगी। नाउ ऑल ऑफ यू मस्ट बी नोइंग अबाउट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी। नहीं भी याद है तो एक बार बता देते हैं कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी के अंडर में किसी भी कम्युनिटी और किसी भी तरह के लोगों को, मतलब हर सिटीज़न को इक्वली बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के 18 साल के बाद वोटिंग राइट्स अवेलेबल हो जाते हैं इफ़ दे आर द नेटिव सिटीज़न ऑफ इंडिया, ठीक है। तो ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी का सिस्टम होता है। इसके अलावा और किस चीज़ पर सब लोग एग्री करते थे? इसके अलावा राइट टू फ्रीडम पर सब की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थी, सब लोग एग्री करते थे और 100% एग्री
जो था एग्री वाला टॉपिक था वो था इक्वालिटी का। मतलब हमारे देश में रूलिंग पैटर्न कैसा भी हो, लेकिन ये चीज़ें सब ने मान ली थी, सारे नेताओं ने उस समय मान ली थी कि यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी होगी हमारे इंडिपेंडेंट इंडिया में, सबको राइट टू फ्रीडम होगा, सबको स्वतंत्रता का अधिकार होगा, और इसके अलावा सबके बीच में इक्वालिटी होगी, कोई कम्युनल डिस्क्रिमिनेशन किसी कम्युनिटी के साथ में नहीं किया जाएगा। ओके, इसके अलावा माइनॉरिटीज़, वो माइनॉरिटीज़ जो कि नंबर्स में कम हैं, ऐसी कम्युनिटीज़ को प्रोटेक्ट करने का काम भी किया जाएगा। मतलब कि ये भी हमारे नेताओं ने सोचा था कि जो लोग कमज़ोर हैं, जो लोग आज हमारे बराबर नहीं हैं, उन्हें हम प्रोटेक्ट करके, उन्हें हम हेल्प करके, एक्स्ट्रा प्रिविलेज देकर उन्हें हम क्या करेंगे, आगे अपने बराबर लाने की कोशिश करेंगे, ताकि ये इक्वालिटी का राइट जो है वो ट्रू मैनर में सबके साथ में लागू हो सके। ठीक है, अब ये जो है ये सिचुएशंस तो इस तरह से चलती रही, साथ के साथ फ्रीडम स्ट्रगल भी चलती रही। इसके अलावा ऑन द बेसिस दैट द ब्रिटिशर्स हैड इंट्रोड्यूस वेरी वीक लेजिस्लेचर्स, ब्रिटिशर्स ने मीन टाइम में इन लोगों को संतुष्ट करने के लिए, आप लोगों को हिस्ट्री में पता होगा, पढ़ा होगा आप लोगों ने कि जो है लेजिस्लेचर्स बना डाली थी, जिसमें कि उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने इंडिया के नेताओं को, कांग्रेस के नेताओं को एज वहाँ के रिप्रेजेंटेटिव्स बना दिया था, और उन्हें कहा था कि भाई आप लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करो, बस आप क्या चाहते हो, यही चाहते हो। हाँ, दे वांटेड टू सेटिस्फाई द इंडियन नेशनल कांग्रेस लीडर्स सो दैट कि ब्रिटिशर्स का जो कॉलोनिज्म है वो लंबे समय तक चले, और यहाँ से प्रॉफिट वापस से ब्रिटेन में जाता रहे, यहाँ का पैसा। ठीक है, और इसी के साथ में आगे क्या हुआ, लेट अस सी। यस, और इसके साथ में लेकिन जो हमारे लीडर थे, इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्हें ये सारी शर्तें मंजूर नहीं थी। ठीक है, और वो ये चाहते थे कि नहीं, हमारे देश को एक कंप्लीट फ्रीडम मिले जिसमें हम ही लोग कंप्लीट तौर पर डिसीजंस ले सकें। ठीक है, और इस तरह से ये स्ट्रगल चलते चलते आखिर में वी गॉट फ्रीडम ऑन 15th of August 1947, ये सबको पता है। अब ये फ्रीडम मिल गई और साथ में बन गई एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है, कहाँ से बनी ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बनी जो इलेक्शंस हुए थे उसके पहले। मैं आपको यहाँ ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के बारे में बताती हूँ। The drafting of the document called the Constitution was done by an assembly of elected representatives, और ये लोग कौन थे? Called the Constituent Assembly. Okay, elections to the Constituent Assembly were held in July 1946. Important date 1946 जुलाई में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए इलेक्शन हुए थे, और इसकी पहली मीटिंग जो थी वो हुई थी, फर्स्ट मीटिंग वॉज हेल्ड इन दिसंबर 1946। जुलाई में इलेक्शन, और सेम ईयर में दिसंबर में फिर क्या हुआ? दिसंबर में फिर फर्स्ट मीटिंग हुई थी। सून आफ्टर द कंट्री वॉज डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान, और इसके जस्ट बाद में ही, यानी 46 में दिसंबर में ये सब हुआ, और इसके कुछ महीने बाद ही 1947 में अगस्त में क्या हो गया था? पार्टीशन हो गया था, डिवाइडेड इनटू इंडिया एंड पाकिस्तान। ठीक, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड दैट ऑफ पाकिस्तान, और इसके साथ में जो हमारी संविधान सभा थी उसको भी दो पार्ट में डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया एंड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ पाकिस्तान। अब जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने, जिसने कि भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन लिखा, उसमें 299 मेंबर्स थे। ठीक है, असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन तैयार किया, और इसके अलावा 26 नवंबर 1949 को ये बनकर तैयार हो गया था। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने इसको अप्रूव कर दिया था, इस डेट को। ठीक है, लेकिन इसको लागू किस तारीख से किया गया था? लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 से, एंड दैट इज़ वाई वी यूज टू सेलिब्रेट 26 जनवरी एज रिपब्लिक डे एवरी ईयर। क्यों मनाते हैं वो भी बता दें।
और क्यों इस डेट पर इम्प्लीमेंट हुआ ये भी बता देते हैं, ठीक है। 26 नवंबर को 1949 को जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को बनाकर तैयार कर दिया और इसको अप्रूवल भी दे दिया, फिर भी हमने इतने मंथ का वेट किया और 26 जनवरी को 1950 को इसको इम्प्लीमेंट किया। इसके पीछे एक रीज़न था, क्योंकि 26 जनवरी को ही कांग्रेस अधिवेशन में पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी कुछ साल पहले, यानी 1928 में, ठीक है। और तभी से हमने, यानी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस के जो लीडर्स थे, उन्होंने ब्रिटिश कॉलोनिज्म को पूरी तरह से हटाने की बात की थी और हमारे देश को एक डेमोक्रेटिक और एक रिपब्लिक कंट्री बनाने की कोशिश शुरू कर दी थी। और इसीलिए उसी तारीख को ये संविधान लागू किया गया कि भाई इसी तारीख से हमने इस चीज़ को डिसाइड किया था और इसी तारीख से हम इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करते हैं। एंड दैट इज़ वाई इट इज़ सेलिब्रेटेड एज रिपब्लिक डे एवरी डे ईयर, ठीक है, कि हमारा देश नए तौर पर एक तरह से जन्म लिया था उसी दिन, ठीक है। अब इसके बाद में लेट अस सी व्हाई शुड वी एक्सेप्ट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली मेड बाय द असेंबली मोर देन 6 decades ago। अब एक क्वेश्चन आता है कि हम वो संविधान को एक्सेप्ट क्यों करें जिसको बने हुए लगभग 6 decades से भी ज़्यादा का टाइम हो गया है। 6 decades का मतलब 1 decade में 10 years होते हैं, तो मीन्स 60 years से भी ज़्यादा पुराने कॉन्स्टिट्यूशन को हम आज एक्सेप्ट क्यों करें। इतने टाइम पुरानी चीज़ों को तो मीन्स रिटायर कर दिया जाता है, ओके। तो वी हैव ऑलरेडी नोटेड वन रीज़न अबव। इसके एक्सेप्टेंस का एक रीज़न हमने ऑलरेडी जो है वो डिस्कस कर लिया है। क्यों क्या है वो रीज़न? द कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिफ्लेक्ट द व्यूज़ ऑफ इट्स मेंबर्स अलोन। कॉन्स्टिट्यूशन में सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले लोगों का ही विचार शामिल नहीं था, इसमें वो लोग के विचार भी शामिल थे, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो 299 मेंबर्स थे जो कि अलग अलग जगहों से इलेक्ट हुए थे, ठीक है, उन लोगों ने अपने अपने एरिया में जाकर लोगों से बात करके वो क्या चाहते हैं, किस तरह के कानून चाहते हैं, तब ये रूल्स एंड रेगुलेशंस को वो लेकर सजेशंस को आते थे। और फिर ड्राफ्टिंग कमेटी के जो हमारे हेड थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर, वो फिर इसको ड्राफ्ट करने का, उसको एक फ़ाइनल एक रूल्स बनाने का काम करते थे। तो इस तरह से लोग, हम कॉमन पीपल भी इस कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग प्रोसेस में उस समय शामिल थे, ठीक है। इन सम अदर कंट्रीज द कॉन्स्टिट्यूशन एग्जिस्ट एज अ मेयर पीस ऑफ पेपर। सिर्फ बाहर कुछ देशों में इसको सिर्फ एक पीस ऑफ पेपर के तौर पर माना जाता है। नो वन एक्चुअली फॉलोज इट, लेकिन उसको लागू नहीं किया जाता, मतलब एक्चुअली में उसको फॉलो नहीं करते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन का एक्सपीरियंस है वो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर आप देखिए कि यहाँ पर कोई कम्युनिटी को ज़रा सी प्रॉब्लम होती है, दे यूजुअली गो टू सुप्रीम कोर्ट एंड फायर अ पिटिशन देयर कि हमारे अधिकारों को एक्सप्लॉइट किया गया है। तो ये क्या है, हम आज भी 60 साल बाद भी उसी कॉन्स्टिट्यूशन का सहारा लेने के लिए तैयार रहते हैं, बिकॉज वी ट्रस्ट दैट कॉन्स्टिट्यूशन टुडे ऑल्सो। और बहुत ज़्यादा हम आज भी उस कॉन्स्टिट्यूशन पर डिपेंड करते हैं, ठीक। ओवर द लास्ट हाफ ऑफ अ सेंचुरी सेवरल ग्रुप हैव क्वेश्चन सम प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पिछले लगभग कुछ सालों से जो कुछ सोशल ग्रुप्स वगैरह हैं, सोशल पार्टीज़ वगैरह हैं, इन्होंने संविधान को लेकर कई क्वेश्चन शुरू किए हैं, संविधान के कुछ प्रोविजंस पर क्वेश्चन करने शुरू किए हैं। लेकिन इसके अलावा भी हमारे 130 करोड़ की जो पॉपुलेशन है, इसमें कहीं पर कोई ऐसा मेजर डिस्प्यूट नहीं है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को टोटली नल एंड वॉइड करके एक नया कॉन्स्टिट्यूशन बनाया जाना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग अनसेटिस्फाइड होते हैं, वो अपनी अनसेटिस्फैक्शन जाहिर करते हैं, डिसएग्रीमेंट अपना जाहिर करते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो पूरी चीज़ ख़राब है, ठीक है। नाउ सेकेंड रीज़न फॉर एक्सेप्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन इज़ दैट द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली रिप्रेजेंटेड द पीपल ऑफ इंडिया। या देयर वॉज नो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी एट दैट टाइम। उस टाइम पर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी नहीं थी। यहाँ पर क्या था, सभी लोगों की मर्ज़ी को वहाँ पर शामिल उस समय पर किया गया था। लोगों जो भी रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जाकर जगह जगह पर
एरिया में मीटिंग बुला बुला कर लोगों के सजेशंस लिए थे और उसको डिस्कस करके फिर आगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भी आगे फिर इसको पहुंचाया था। तो इसलिए कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली कुड नॉट हैव बीन चूजन डायरेक्टली बाय द पीपल ऑफ इंडिया, वहाँ के लोगों के थ्रू डायरेक्टली नहीं चूज़ की गई थी, क्योंकि तब तो सबको वोटिंग राइट्स नहीं मिले थे। इट वॉज व्हाट इट वॉज। अभी आगे पढ़ते हैं हम लोग। Yes, it was elected mainly by the members of the existing provincial legislature that we mentioned. ओके तो इस तरह से हम आगे देख सकते हैं कि असेंबली जो थी वो सिर्फ इंडियन नेशनल कांग्रेस के लीडर्स के थ्रू या कांग्रेस के पार्टीज़ के थ्रू इस तरह से नहीं इलेक्ट हुई थी। यहाँ पर जो थे वो क्या थे, लोगों ने मिलकर इसको चुना था और हर कास्ट, हर कैटेगरी, हर रिलीजन के लोगों ने इसमें अपनी एडवाइस दी थी। और लास्ट जो रीज़न था वो क्या था, फाइनली द मैनर इन विच द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड गिव्स अस सैंक्टिटी टू द कॉन्स्टिट्यूशन। मीन्स जिस तरह से हमारी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम किया वो हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की पवित्रता को मेंटेन करता है। उसकी जो एक ऑनेस्टी कॉन्स्टिट्यूशन की है वो झलक कर आती है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के वर्किंग से। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर्कड इन अ सिस्टमैटिक, ओपन एंड consensual manner, और फर्स्ट सम बेसिक प्रिंसिपल्स वर डिसाइड एंड अग्रीड अपॉन। कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को पहले डिसाइड कर लिया गया था, जैसे यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी, राइट टू फ्रीडम, इक्वालिटी, डेमोक्रेसी। ये सारी चीज़ों को पहले ही एक्सेप्ट कर लिया गया था लीडर्स के थ्रू कि भाई ये तो रहेगा ही, इसके अलावा और क्या रूल्स रहेंगे वो हम लोगों से पूछ कर करेंगे, ठीक है। और जो ड्राफ्टिंग कमेटी के हमारे चेयरपर्सन थे, जो कि नाम उनका दिया हुआ है डॉक्टर B.R. अम्बेडकर, इन्होंने एक ड्राफ्ट बनाया कॉन्स्टिट्यूशन का और उसके बाद कई राउंड्स डिस्कशन के चले और फिर एक एक लॉ फाइनल हुआ और इस तरह से कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट होता चला गया, क्लॉज बाय क्लॉज, लॉज बाय लॉज, ठीक है। मोर देन 2000 अमेंडमेंट्स वर कंसीडर्ड। 2000 से ज़्यादा बार उसको सुधारा गया, अमेंड किया गया, ठीक है, तब जाके उसको फाइनली तैयार किया गया था। द मेंबर्स डिलिबरेटेड फॉर 114 डेज स्प्रेड ओवर 3 years, ठीक है। 114 डेज के लगभग में यहाँ पर काम उन्होंने लोगों ने किया था। एवरी डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेड एंड एवरी वर्ड स्पोकन इन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हैज़ बीन रिकॉर्डेड एंड प्रिजर्व्ड। और जो भी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लोगों ने उस समय पर ड्राफ्ट करते हुए जो भी डिस्कशंस किए थे वो सब रिकॉर्ड किया गया और उसको सबको संभाल कर रखा गया। और इसको कहा जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। जो उस टाइम की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जो भी डिबेट्स हुई थी लॉज को लेकर, लॉज को ड्राफ्ट करते वक्त, उसको हम क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड एज कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली डिबेट्स। When printed these debates are 12 bulky volumes, और इन पर इनकी एक किताब छपी और ये लगभग कितनी 12 अच्छी खासी मोटी 12 बल्कि वॉल्यूम्स में ये पूरा कन्वर्सेशन प्रिंट होकर आया, ठीक है। These debates provided the rationale behind every provision of the constitution, और इसका हर एक जो प्रोविज़न है वो डिफ़ाइन करता है कि किस तरह से उस समय के नेताओं ने बहस करके, किस तरह से आर्ग्यूमेंट्स करके तब एक एक कॉन्स्टिट्यूशन, एक एक रूल को फाइनलाइज़ किया था, जिसको आज हमें लगता है कि यूं ही बना दिया बेकार है। उसको उस टाइम पर नेताओं ने कितना सोच समझ के तब बनाया था, ये हमें उस कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड जो डिबेट है उसको सुनकर या उसको पढ़कर मालूम चलता है, ठीक है। लेट्स प्रोसीड फर्दर। Next topic is guiding values of Indian Constitution. This topic we will start in our next class. For today's class I want to conclude my class here only, and at the end of the class we will watch a video जिसमें कि आपको इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सो एन्जॉय द वीडियो एंड दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग द वीडियो। जय हिंद एंड हैव अ गुड डे। Sometimes it takes several years and
write a book. Do you know that the Constitution of India was written by over 300 representatives who met for a period of almost 3 years before our Constitution got formalized? The Constitution was enacted on 26 November 1949 and enforced on 26 January 1950. Hence, 26 November is celebrated as Constitution Day and 26 January as a Republic Day. To ensure the representation was as diverse as possible, these 300 people were partly elected and partly selected from all sections of society. There were Hindus, Muslims, Sikhs, Parsis, Anglo-Indians, tribal communities, and so on. There was representation across regions, castes, educational and political backgrounds. There was also representation of women. Do you know how many women were represented? A total of 9 out of 300. A major accomplishment for a time when women empowerment was a faraway dream. Similarly, citing many complications and difficulties, the British wanted to write the Constitution for India before they left. This idea was, however, rejected by the Indians, who wanted to write the Constitution for themselves, as it would deal with their future. It is interesting to note that the Constitution of Japan was written by 24 male Americans in 7 days flat. The only Japanese in the room was a young woman interpreter. However, while the decision to write the Constitution ourselves was a noble one, in reality it was quite a difficult task to implement. With 23 recognized languages and innumerable dialects, it was difficult to agree on the language in which the Constitution would be written. Finally, it was agreed that the members could speak in any language they want, and the Constitution would be written in English and translated at once into Hindi. When the Constitution was prepared, the societal environment was hugely challenging. Partition, religious riots, division on the basis of caste, weak role of women, and so on. And yet, the makers chose hope. They instilled the fundamental human values of equality, liberty, justice, and fraternity as our core constitutional values and ensured that laws would protect these principles. One historian put it aptly: fundamental rights were to be framed amidst the carnage of fundamental wrongs. The sessions of Constituent Assembly were marked by intense debates. One subject was, who can vote? While debating over the qualification for voting and principles of representation, discussion was also held whether only educated people should be given the right to vote. This was opposed on the principle of equality, and finally, all citizens, irrespective of educational qualifications, caste, religion, or gender, got the right to vote. On this point, it is worth noting that in America, black people got the right to vote 80 years, and women got this right 133 years after the US Constitution came into being. There were several critical issues debated, including language, rights, minorities, governance structures, and so on. All the proceedings of the Constituent Assembly are documented and available for us online, so that we will always remember the exciting process of making our Constitution. This will guide us to examine our present and play our role
as citizens in the future.